हेलो गाइस, मैं समीर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इनसाइट्स एजुकेशन हब पर। जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन के अंदर बात की थी कि हम एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर को डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो ठीक है, उसी हिसाब से आज हम 11th क्लास के थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड चैप्टर के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था। उससे पहले वाला जो चैप्टर था वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। तो शुरुआत करते हैं भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। जो हमारा चैप्टर होता है काइनेमेटिक्स के अंदर आता है, इसके अंदर हमें मोशन को पढ़ना होता है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं मोशन होता क्या है। मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। भाई समय के साथ साथ अगर किसी भी वस्तु का अगर अपना स्थान बदल जाए, अपना रास्ता बदल जाए, तो क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। अगर मैं नॉर्मली कहूँ कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई अपनी पोजीशन बदल लेता है, जैसे अगर कोई मान लो अब फ़िलहाल कहीं किसी एक पोजीशन पर है, सपोज करते हैं कि फ़िलहाल वो अमेरिका में है और कुछ टाइम के बाद वो न्यूयॉर्क अमेरिका से ब्राज़ील चला जाता है, तो उसने अपने क्या किया? पोजीशन बदल लिया। अगर और नॉर्मली बात करें, किसी शहर से रिलेट करें, किसी बस स्टॉप पर वो खड़ा था, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी ह्यूमन है जो बस स्टॉप पर खड़ा था, टाइम के रिस्पेक्ट के साथ साथ वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है, तो उसने अपना क्या कर ली? पोजीशन चेंज कर ली। तो ये सब करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? मोशन। अगर यही मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, क्या हो? स्ट्रेट लाइन में, तो इसको क्या कहते हैं भाई? रेक्टेंगुलर मोशन कहते हैं। क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर मोशन कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो मतलब इन नॉर्मल सेंस में हम लीनियर मोशन कहा जाता है। लीनियर का मतलब होता है क्या? बिल्कुल स्ट्रेट। लीनियर क्या क्या होता है? स्ट्रेट। मोशन कितने तरह का होता है भाई? एक तो आपका मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट मोशन, जिसे आप क्या बोलोगे? लीनियर मोशन बोलोगे। एक बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसे लीनियर कहा जाता है। दूसरा, आप किसी चीज़ के चारों तरफ घूम रहे हो तो उसे रोटेशनल मोशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोटेशनल मोशन बोला जाता है। इन सारे मोशन के बारे में हम एक एक करके आगे आगे डिस्कस करते चलेंगे। जैसे आगे और भी चैप्टर आएंगे उनके अंदर हम पता लगाएंगे। इसके अलावा एक मोशन हमें पढ़ना होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी बेस के साथ किसी एंगल पर फेंका जाए, किसी ऑब्जेक्ट को किसी बेस के साथ, किसी आधार के साथ किसी एंगल पर फेंका जाए, तो उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है भाई। और अगर हम बात करें, इसके अलावा एक और मोशन होता है जिसे हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, जो पेंडुलम में हमें देखने को मिलता है। टू एंड फ्रो मोशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एसएचएम कहते हैं। हार्मोनिक मोशन कहा जाता है, या पीरियोडिक मोशन आप इसे कह सकते हो, ओसिलेशन आप इसे कह सकते हो, वेव मोशन इसे आप कह सकते हो। तो ये सारे आप नाम। तो आपको मेनली 4 तरह के मोशन आपको दिखाई देते हैं और इन पर ही हम डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं भाई अगला हमारा जो पॉइंट है। देखो, ये एनसीईआरटी के अंदर जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो सारा मैंने यहाँ पर मार्क करके, यहाँ पर एक शब्द मिला है हमें, यहाँ पर एक शब्द देखने को मिला है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या होता है ये समझेंगे। एक उससे पहले है रेफरेंस पॉइंट। देखो भाई, कभी भी हम किसी ग्राफ को बनाते हैं तो मान लो कि हमने कोई ग्राफ बनाया, ये मान लो मैंने कोई ग्राफ बनाया, ये इसकी एक्स एक्सिस है और ये इस पर पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2 और मान लो ये पॉइंट है 3। तो ये इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है। ये हम कहाँ से बता पा रहे हैं? जो बिल्कुल ये सेंटर में एक पॉइंट है, जो मैंने डार्क मतलब ज़्यादा डार्क स्पॉट किया है, ये जो पॉइंट है इससे हम ये वैल्यू बता पाएंगे, इससे, क्योंकि ये कौन सा है? 0 0 पॉइंट है। कौन सा है भाई? 0 0 पॉइंट है, तो इससे हम ये वैल्यू बता पा रहे हैं। तो ये जो 0 0 पॉइंट है ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। 0 0 क्या है आपका? रेफरेंस पॉइंट है। अब बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है। मान लो ये आपका क्या है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कैसे? एक बार बिल्कुल इसे आसानी से समझेंगे। अब कोई इंसान सड़क पे खड़ा है, उसके पास से कोई गाड़ी जा रही है। जो इंसान सड़क पे खड़ा है उसके पास से कोई गाड़ी गई है, उससे वो गाड़ी चलती हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो सिर्फ वो पॉइंट है। मान लो वो इंसान यहाँ खड़ा है, तो ये उसका क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और उस गाड़ी ने क्या किया? अपनी पोजीशन बदली है। वो यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो इसलिए वो गाड़ी किस में है? मोशन में है उसके लिए। पर अगर मैं उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए इंसान के लिए बात करूँ, गाड़ी में बैठे हुए इंसान के लिए अगर मैं बात करूँ, तो उसके लिए वो गाड़ी क्या है? वहीं पर स्टेबल है, उसके लिए मोशन है ही नहीं, वो रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी यहाँ है तो वो यहाँ है, जब गाड़ी यहाँ है तो वो यहाँ है, जब गाड़ी यहाँ है तो वो यहीं है, जब गाड़ी यहाँ है तो भी वहीं यहीं है, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर है। जहाँ पे गाड़ी जाएगी वो उसके साथ जाएगा, तो उसके लिए क्या है? मोशन 0 है, वो रेस्ट की कंडीशन है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि आप किस पॉइंट से, मतलब किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जो पॉइंट है वो किस फ्रेम में आ रहा है, वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ रहा है, वो आपका क्या कहलाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बिल्कुल साधारण भाषा में समझा। जिस चीज़ को आप मेज़र करना चाहते हो या जिस चीज़ के बारे में आप स्टडी करना चाहते हो, जिसके रिस्पेक्ट में स्टडी करना चाहते हो, जिसके रिस्पेक्ट में स्टडी करना चाहते हो, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम एक तरह से आप क्या बोल सकते हो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो। क्लियर? आगे चलते हैं भाई।
आगे यहाँ पे आपने देखा होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजन फॉर द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर वो मैंने जो कार का एग्जांपल दिया वो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर लिखा गया। आगे बात करते हैं पाथ लेंथ। यहाँ पर कुछ बच्चे पाथ लेंथ से कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई पाथ लेंथ कुछ नहीं होती, डिस्टेंस को ही पाथ लेंथ बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो आपका डिस्टेंस होता है उसे ही क्या बोला जाता है, पाथ लेंथ बोला जाता है। क्लियर है, ये आप ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है, पाथ लेंथ बोला जाता है। तो जो यहाँ पर अभी तक ऊपर जो लिखा गया वो सारी चीज़ें समझेंगे। मान लो भाई कोई बंदा इस ओ पॉइंट पर था, कहाँ पर था, इस ओ पॉइंट पर था, वो ओ से कहाँ गया, के ऊपर गया, ओ से क्या कहाँ गया, के ऊपर गया, और के से कहाँ गया, पी पर गया, और पी से वो बंदा वापस आर तक आया। मैंने कहा कि वो ओ से क्यू गया, क्यू से पी गया, पी से आर आ गया। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। ओ से क्यू का डिस्टेंस कितना, 240। ओ से क्यू का डिस्टेंस कितना, 240, प्लस में क्यू से पी का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 120 है। वैसे ही आर से क्यू का डिस्टेंस कितना है, आर से पी का डिस्टेंस है 480। तो ये टोटल आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। मतलब उसने टोटल कितना कवर किया, ये आपका क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 0, 8 4 12 और 2 14, 4 2 6 1 7 1 8, मतलब उसने 840 वहाँ पर मीटर जो डिस्टेंस है वो कवर किया। तो डिस्टेंस से हमें क्या समझ में आया था, टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो टोटल पाथ है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ट्रैवल किया गया है उसे आप क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, आप ये याद रखेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और स्केलर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, स्केलर हमेशा क्या रहते हैं भाई, पॉजिटिव रहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केलर हमेशा कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। अगर हम बात करते हैं इससे अगला ही पॉइंट जो हमारे सामने आता है, अगर यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ आपको, यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट शब्द आप देख पा रहे होंगे, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। तो भाई डिस्प्लेसमेंट को अब यहाँ से क्लियर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को वहीं केस लेते हैं कि वो बंदा ओ से कहाँ गया, क्यू गया, और क्यू से पी गया, बट पी से वो वापस कहाँ गया, ओ पे आ गया। पी से वो वापस कहाँ गया, ओ पे आ गया। अब समझेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल, कहाँ से शुरुआत की, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ओ, जहाँ से उसने शुरुआत की इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ। तो वो ओ से चला और जो एंड पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो एंड भी कहाँ पर किया है, ओ पर, एंड भी कहाँ पर किया है, तो ओ पर। तो ओ में से ओ को घटाया, कितना बचा, 0। भाई ओ पे वैल्यू कितनी थी, 0, 0 में से 0 गया 0। अगर मान लो वो बंदा क्या करता, ओ से क्यू गया, क्यू से पी गया, और पी से वापस कहाँ आ गया होता, आर आ गया होता। सपोज करके चलते हैं, चलो दूसरा केस लेते हैं। वो बंदा ओ से पी क्यू गया, क्यू से पी गया, और पी से कहाँ आया, आर आया। तो हमारा इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ओ था। फाइनल पॉइंट कौन सा है, आर। हमें मतलब नहीं है क्यू पी कहाँ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, -120। मतलब उसने -120 मीटर का मतलब क्या है, वो जिस डायरेक्शन में गया था वो उससे वापस डायरेक्शन में एंड किया उसने। मतलब जिस डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया था उससे अपोजिट डायरेक्शन में, उसके विपरीत दिशा में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसने अपने रिजल्ट को एंड किया है। चलना किस तरफ शुरू किया था, इस तरफ, बट आया किस तरफ, जहाँ जो इनिशियल पॉइंट है उससे भी पीछे वापस गया है, तो ये माइनस का साइन। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये हमेशा वेक्टर होते हैं, याद रखना। डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वेक्टर होते हैं। वेक्टर के बारे में याद रखना है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। तीनों बात आप ध्यान रखेंगे, वेक्टर 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर, उदाहरण देके मैंने दिखा दिया। 0 अभी भी डिस्प्लेसमेंट को मैंने प्रूव किया था। 120 मीटर यहाँ पे मैंने अभी -120 अभी मैंने दिखाया आपको। अगर ये सिर्फ ओ से क्या हो जाता तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाते हैं, तो वो कितना हो जाता है, दोनों चीज़ें 240 मीटर हो जाती हैं। क्लियर, अब आगे आएंगे। ये बिल्कुल वही लिख रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ ट्रैवल ट्रांसफर। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स 0 भी हो सकता है, नॉट 0 भी हो सकता है, वही लिखा गया। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म समझेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलते हुए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ ग्राफ हैं, ग्राफ को हम समझेंगे। पहला ग्राफ है पोजिशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, भाई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो तो उसकी पोजीशन बदल ही नहीं रही। भाई कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मान लो वो 40 की वैल्यू पर रखा है, टाइम कितना ही बदलता जाए उसकी वैल्यू तो 40 ही है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, मतलब कैसे, मैं क्या कह सकता हूँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा। क्लियर,
अब अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन की, तो भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट आपका जो मीटर में यहाँ पर मापा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, वो जैसे जैसे वेरी करेगा किसके साथ, टाइम के साथ वेरी करेगा, बट जितना हर बार ये इंटरवल क्या होना चाहिए, सेम। तो ऐसा ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो याद रखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो आपका ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरे ग्राफ की। तो ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है, ये जो ग्राफ है ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। पहले गाड़ी कुछ अलग वेलोसिटी से चल रही थी, फिर गाड़ी ने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई और फिर वो कांस्टेंट होगी। मतलब क्या है समझते हैं। मान लो शुरू में इसकी यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पर उसकी 10 हुई, यहाँ पर उसकी 20 हुई, यहाँ पर उसकी 30 हुई, यहाँ पर उसकी 40 है पीक पर, और वो क्या कर रही है, कॉन्स्टेंटली 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो चलती जा रही है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है इन ग्राफों का। मतलब अगर कोई ग्राफ के अंदर कोई टर्म 0 होगी, तो आप मान लो अगर वाई एक्सिस की कोई टर्म 0 है, तो आप क्या करेंगे उस ग्राफ को, मतलब वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बना देंगे। अगर एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा तो वाई एक्सिस के पैरेलल बना देंगे। अगर दोनों चीज़ एक दूसरे के निर्भरता के साथ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर दोनों चीज़ एक मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिपेंड कर रही है, पहले कोई चीज़ बढ़ती जा रही है फिर कांस्टेंट हो रही है, तो ग्राफ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे और भी ग्राफ आएंगे, उनसे और अच्छे से समझेंगे। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड कर दो, टाइम इंटरवल से, आपका क्या आ जाता है, एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। इसके सारे न्यूमेरिकल भी आपको दिए जाएंगे आगे, वो देख लेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर बहुत अच्छा है समझने के लिए। देखो भाई, जो ये ग्राफ बना है किसके बीच में बना है, एक्स। मीटर में किसको मापा जाता है, डिस्प्लेसमेंट को। किसको मापा जाता है, डिस्प्लेसमेंट को। तो मीटर में डिस्प्लेसमेंट को मापा गया है, और सेकंड में किसको मापा गया है, टाइम को मापा गया है। सेकंड में किसको मापा गया है, टाइम में। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करेंगे कि इन दो पॉइंट को, मीटर पर कोई 2 पॉइंट ले लो और कोई 2 पॉइंट टाइम के ले लो, ठीक है। उन दोनों पॉइंटों के बीच में आप एक ग्राफ बनाओगे। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसको बताएगा, एवरेज वेलोसिटी को बताएगा। ये जो स्लोप है ग्राफ का, ये किसको बताएगा, एवरेज वेलोसिटी को बताएगा। स्लोप निकालने का मेथड मैं आपको बता देता हूँ। स्लोप निकालने का मेथड होता है m बराबर है, स्लोप निकालने का जो आपका मेथड होता है m बराबर है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। दूसरा आप निकाल सकते हो m बराबर है tan थीटा से, m बराबर है tan टेंजेंट थीटा से आप स्लोप निकाल सकते हो। तो ये दोनों बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए भाई, कुछ ग्राफ हैं, जैसे यहीं पर इसकी वैल्यू की बात की जाए, x2 माइनस x1 की बात की जाए, तो भाई x2 की वैल्यू उसने कितनी बताई है, 27.4, और x1 की वैल्यू उसने यहाँ पर 10 ली है, ओके। तो यहाँ पर देखो x, ये मत सोचना कि x एक्सिस वाला है, ये x एक्सिस वाला नहीं है, ये x डिस्प्लेसमेंट को डिपेंड दिखा रहा है। यहाँ पर जो x है ये x एक्सिस को नहीं बता रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलोंग था, तो x2 की वैल्यू 27.4 है और x1 की वैल्यू 10 है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 27.4 माइनस 10। और अगर हम टाइम की वैल्यू की बात करेंगे तो एक बार 7 एक बार 5 है, तो हम क्या करेंगे 7 माइनस 5, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट आ गया जो मैंने अभी भी बताया था, स्लोप निकालने का मेथड। अभी कुछ ग्राफ दिए गए हैं। ये जो पहला ग्राफ है पॉजिटिव यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव का है। दूसरा ग्राफ है डिक्रीजिंग में है, क्या है, डिक्रीजिंग में, मतलब इसमें वेलोसिटी क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। एवरेज वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज, और इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। जो तीसरा ग्राफ है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है भाई, 0 है। जो तीसरा ग्राफ है इसमें डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, 0 है, आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ बाय टोटल टाइम ट्रेवल। जो टोटल पाथ था उसके बारे में टोटल टाइम ट्रेवल आपका क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। जैसे वहीं पे मैंने बात की थी, एवरेज स्पीड हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। भाई जहाँ पे डिस्टेंस की बात आएगी वो स्केलर होंगे, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी वो सारी टर्म क्या होगी, वेक्टर होंगी। तो यही है कि ये स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकती। ये क्या हो सकती है, जैसे वेलोसिटी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, 0 भी हो सकती है, बट स्पीड 0 नहीं हो सकती, ठीक है। स्पीड को हम क्या लेके चलेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है जिसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है, और नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड की बात की जाए तो देखो, अभी तक हमने एवरेज समझा है। अगर इंस्टेंट के समझे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी चीज़ की वेलोसिटी को मेजर करना है, स्पीड को मेजर करना। मान लो मैं कहता हूँ कि 1 सेकंड में वो 10 मीटर ट्रैवल करती है, 2 सेकंड में 15 मीटर ट्रैवल करती है, 3 सेकंड में 50 मीटर करती है, 4। मैं कह दूँ भाई 3 से 4 के बीच का मतलब बताओ कि उसकी स्पीड कितनी थी।
मैं कहता हूँ 1 में 5 करती है, 2 में भाई वो 15 कर देती है, 3 में वो 25 पे पहुँच जाती है, 4 में वो 100 पर पहुँच जाती है। मैं कहूँ 3 से 4 के बीच बताओ, तो मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। उसे निकालने का मेथड क्या होता है, आप क्या करो, लिमिट लगाओ। लिमिट लगाने के लिए आप क्या करो, dx/dt निकालो, मतलब डेरिवेशन करो, ठीक है। डेरिवेटिव करना होता है आपको, डिफरेंशिएशन करना होता है, डेरिवेटिव निकालने होते हैं, डिफरेंशिएशन करना होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो और वहाँ पर जो वैल्यू आए उसके आप वहाँ पर टी की वैल्यू आप वहाँ पर पुट कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, मैं आपको अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। आगे चलते हैं भाई, ये कुछ इसको मत पढ़ना, ये जो ग्राफिकल मेथड से आपको निकालना आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, मत निकालना। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया गया है x = a + bt स्क्वायर है, x = a + bt स्क्वायर है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता होगा तो आपको पता है a + bt स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a कांस्टेंट है और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। bt स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2bt। bt स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2bt हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। t = 0, v = 0। शुरुआती बात की गई, द पोजीशन ऑफ ए मूविंग विद x = एंड t इज मेजर्ड इन सेकंड, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t = 0। जब भाई टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगी, शुरुआत में तो वेलोसिटी भी 0 होगी। और जब टाइम 2 हो गया तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 आ गई। क्यों, यहाँ पर t की वैल्यू कितनी पुट की, 2, और b की वैल्यू कितनी पुट की, 2.5। b की वैल्यू कितनी पुट की, 2.5। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 10 आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी कितने निकालोगे भाई, जब 4 क्या था आपका, टाइम 4 था और जब टाइम 2 था, उन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे और आप क्या करेंगे, बाय में टाइम का डिफरेंस लेंगे। जब टाइम 4 था तो हम क्या करेंगे, t की जगह यहाँ पर 4 रखेंगे, x = a + bt स्क्वायर की जगह t की जगह क्या रखा, 4। तो कितना आ गया, a + 16b - a - 4b। a से a कट गया, 16b - 4b कितना आ गया आपका, 12b, बाय में 2, तो 6b आया। b की वैल्यू कितनी रखी, 2.5, तो आपका आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। क्लियर है। तो यही मैं कह रहा था, आप डिफरेंशिएशन वहाँ पर करेंगे। अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए, देखो पहले गैलीलियो सोचते थे कि हम क्या करें, एक्सेलरेशन को क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस, ये किनका सोचना था, गैलीलियो का यह मानना था। बट बाद में उन्हें पता चला कि ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में अगर टाइम के हिसाब से हम लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह सकती है। क्योंकि डिस्टेंस तो फॉलिंग के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा, जितनी ऊंचाई से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता जाएगा, जितनी ज़्यादा वो दूरी तय करेगा, डिस्टेंस बदलता चला जाएगा। तो ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट नहीं रह सकती, इसलिए किसके रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। गाइस मेरी बातें बहुत ध्यान से सुना करो आप, मैं मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर डिनोट नहीं कर सकता, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात की जाए तो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, v2 - v1 / t2 - t1, ये आपका क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस की, भाई वो इंस्टेंट पे निकालना है तो सीधी बात है, वहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन किया था, यहाँ पे हम किसका कर देंगे, वेलोसिटी का डेरिवेशन कर देंगे। वहाँ पे हमने किसका किया था, डिस्प्लेसमेंट का किया था, और यहाँ पर किसका कर देंगे, वेलोसिटी का डेरिवेशन कर देंगे। एक्सेलरेशन निकालनी है किसी इंस्टेंट के ऊपर। क्लियर है। अब पहली जो इक्वेशन बनती है, तीनों इक्वेशन की हम एक एक करके बात करेंगे भाई। यहाँ पर 3 इक्वेशंस यहाँ पर न्यूटन की बनती हैं, मैं आपको तीनों इक्वेशन दिखा देता हूँ। ये रही वो तीनों इक्वेशन। पहली आती है v = v0 + 8t, x = v0t + ½ at स्क्वायर, v स्क्वायर = v0 स्क्वायर में प्लस 2ax। v यहाँ पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। v यहाँ पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी है भाई। v यहाँ पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। v0 यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। v0 यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ये बात ध्यान रखेंगे। v यहाँ पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और v0 यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। a यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन है। a यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन है। और t यहाँ पर क्या है, टाइम है। t यहाँ पर क्या है, टाइम है, और x यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। x यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, x यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। भाई ये कुछ कैलकुलस मेथड हैं, इनका आपके लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इनसे आप इनकी ज़्यादा वो ना करें। फ्री फॉल की कंडीशन क्या होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे की तरफ गिर रहा हो। यहाँ पर एक फ्री फॉल शब्द आया तो ये समझ लेते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिर रहा हो बट वहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन काम करे, वो कौन सी एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। वहाँ पर सिर्फ एक एक्सेलरेशन काम करे, वो भी कौन सी एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहा जाता है।
हाँ, अगर ब्रेकिंग के बाद की कंडीशन है, स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर किसी व्हीकल का निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, आप सीधा सा एक फॉर्मूला लगा सकते हो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के, ds इजिकल टू वी नॉट स्क्वायर बाय 2a। ये आप एक फॉर्मूला सीधा सा याद रखेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए, वी नॉट स्क्वायर बाय 2a। यहाँ पर एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से आपको बता दूँ, लिखा नहीं गया है एनसीईआरटी में, अगर कभी भी आपको ब्रेकिंग के बाद की कंडीशन दी गई हो, ब्रेकिंग के बाद की कंडीशन दी गई और डिस्टेंस आपको निकालना हो और कंडीशन ये है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, ब्रेक लगाने के बाद कोई गाड़ी रुकी है और फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है और वहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी गुणा में टाइम बाय में 2, इनिशियल वेलोसिटी गुणा में टाइम बाय में 2 आप क्या करेंगे, वहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं भाई, रिलेटिव वेलोसिटी की यहाँ पर बात की गई। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी आपको जैसे पता है भाई, कोई ट्रेन में बैठा है और वो जा रहा है, तो साइड में से अगर दूसरी ट्रेन पास हुई, साइड में से दूसरी ट्रेन पास हुई, तो उसके और पहली ट्रेन के रिस्पेक्ट में एक दूसरे की वेलोसिटी क्या रहेगी, जो ट्रेन में बैठा बंदा है उसके लिए दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी क्या रहेगी, इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब एक वेलोसिटी के साथ दूसरी वेलोसिटी को कंपेयर करना, उसके कैलकुलेट करना है, क्या कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। देखिए कैसे भाई, यहाँ पे वी बी ए निकालना है, क्या निकालना है, वी बी ए, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू ए, बी की निकालनी है, जिसकी निकालनी होती है वो पहले लिखा जाता है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है तो उसको बाद में, तो वी बी माइनस वी ए कर दीजिए। अगर ए की बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो वी ए माइनस वी बी कर दीजिए। अब अगर दो ट्रेन की कंडीशन ले, अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में, देखो कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन वी बी बराबर है वी ए, अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब वो दोनों उस एक जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसको हमेशा के लिए मेंटेन करके रखेंगे। वी ए अगर वी बी से बड़ा हो तो मतलब वी बी माइनस वी ए क्या आएगा, एक नेगेटिव रिजल्ट आएगा। मतलब वी बी को, बी ऑब्जेक्ट को ए ऑब्जेक्ट कभी ना कभी पकड़ लेगा, ठीक है। वी ए एंड वी बी आर बोथ अपोजिट साइंस, अगर वो दोनों अपोजिट साइन के हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या करेगी, ऐड कर जाएगी। तो कंडीशन क्या है, देखिए भाई, अगर मान लो ए इस तरफ जा रहा है और बी इस तरफ आ रहा है तो इनकी वेलोसिटी को क्या करोगे, ऐड करोगे। क्लियर? अगर ए इस तरफ आ रहा है और बी भी इस तरफ आ रहा है तो दोनों की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर? ये आपको समझना है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो ऐड करोगे और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करोगे। क्यों करोगे, सुनिए। मान लो आप और आपका एक कोई फ्रेंड रेस लगा रहा है, वो आपकी तरफ भागा रहा है और आप उसकी तरफ भागे जा रहे हो, तो भाई दोनों क्या कर रहे हो, एक इंस्टेंट पर दोनों की, भाई दोनों डिस्टेंस कम करते आ रहे हो ना, जो आपके बीच का डिस्टेंस है दोनों कम करते आ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए दोनों की वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम लगेगा। अब मान लो आपका फ्रेंड एक आपसे आगे आगे भाग रहा है और आप उसको पीछे क्या कर रहे हो, पकड़ रहे हो। अगर आपकी उससे ज़्यादा वेलोसिटी होगी तभी पकड़ पाओगे, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी की मदद से पकड़ पाओगे। भाई मान लो कोई आपका फ्रेंड 1 मिनट में 50 स्टेप्स लेता है और आप कहते हो कि मैं 1 मिनट में 60 स्टेप्स लेता हूँ, ठीक है। शुरुआत में आपके फ्रेंड ने जब रनिंग स्टार्ट की वो 20 स्टेप्स आपसे आगे था, तो आप 2 मिनट में से पकड़ लोगे। क्यों? क्योंकि भाई 1 मिनट के अंदर आप उससे 10 स्टेप कम कर दोगे, जो उसके 20 इनिशियल पॉजिटिव में थे, क्योंकि वो 50 लेगा और आप 60 ले चुके होगे। अगर इस चीज़ को मैं और क्लियरली समझाना चाहूँ तो समझो भाई, शुरू में उसके वो 1 मिनट में 50 लेता है और आप 1 मिनट में 60 लेते हो। शुरू में उसके पास बोनस था 20 का। अब जब पहली मिनट पूरी हुई तो उसने कितने हुए, वो 1 मिनट में 50 लिया और आपने 60 लिया, तो उसके पास इनिशियली 20 स्टेप का फॉरवर्ड था। जब 1 मिनट पूरी हुई तो उसके टोटल कितने हुए, 50 और 20 70, और आपके कितने हो गए, 60 हो गए। अब जब दूसरी मिनट की बात आई तो उसके टोटल कितने हो गए, 70 और 50 120, क्योंकि 70 तो वो पहली मिनट के पूरे होने पर हो स्टेप कर चुका था, 50 उसने और ले लिए 120, और आपका दूसरी मिनट पूरे होने पर कितने हो चुके होंगे, 120। तो आप कितनी देर में पकड़ लोगे, 2। वो कहाँ, क्योंकि जब वो 50 स्टेप ले रहा है, एक बार में जब 50 स्टेप ले रहा है आप 60 ले रहे हो, मतलब हर मिनट के अंदर आप उसके 10 स्टेप को कम करते जा रहे हो, और वो टोटल पॉजिटिव कितना था, 20। तो आपको 20 स्टेप कम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी, जब आप सेम अपोजिट क्या होते हो, सेम डायरेक्शन में होते हो, जब अपोजिट में होते हो तो इनको ऐड कर देते हैं वेलोसिटी को, ठीक है। अब समरी पर आते हैं भाई। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा, जब वह अपनी पोजीशन को टाइम के साथ बदल देगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मोशन कहलाएगा। पाथ लेंथ को क्या कहते हैं, टोटल जो रास्ता, टोटल जो लेंथ या टोटल जो पाथ उसने कवर किया उसे क्या कहते हैं, पाथ लेंथ कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है।
यूनिफॉर्म कब कहा जाता है? जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल चेंज आए तो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे। ये सारी बातें मैं ऊपर बता चुका हूँ, एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे dx बाई dt, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम एवरेज एक्सेलरेशन कहलाती है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट के अनुसार, ठीक है। न्यूटन की 3 इक्वेशन कौन कौन सी थी? ये वो 3 इक्वेशन थी। और यहाँ पर कुछ डायमेंशंस दी गई हैं जो आपको याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको सारी डायमेंशंस, और ये कुछ एक्सरसाइज दी गई है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हैं आपकी, इन्हें आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइज। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी ही मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगा। मेरी फेसबुक आईडी रहेगी समीर पंघाल से, आप सर्च करेंगे और आपको मेरी फेसबुक प्रोफाइल वहाँ पर मिल जाएगी। सैम पंघाल के नाम से, समीर पंघाल के नाम से आपको मेरी फेसबुक प्रोफाइल मिल जाएगी। कुछ बच्चे एनरोल भी हैं, कुछ, ठीक है। और प्लीज़ इसको आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना और बच्चों को भी ये बेनिफिशियल रहेगा। पहले हम सारा सिलेबस पूरा करेंगे, ऐसे 32 लेक्चर रहेंगे, क्योंकि 32 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, और उनको पूरा करने के बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया करूँगा। ऐसे ही मैं आपको 9th-10th की साइंस भी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड पूरी साइंस 9th-10th की भी आपको मैं करवा दूँगा। वहाँ से भी आप कुछ न कुछ बेनिफिट कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।